नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे किहोतो होलोहनवाद के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र राज्य में जिस तरीके का राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, तो यहां पर किहोतो होलोहन केस की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इसलिए इस विषय को लेकर आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। क्या होता है दल बदल अधिनियम और क्या है किहोतो होलोहनवाद। ये वाद 1992 में आया। 1992 में हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भाई दल बदल अधिनियम के तहत जो शक्तियां लोकसभा में स्पीकर को और राज्यसभा में सभापति को दी जाती हैं, उसके तहत वो लोग अपना निर्णय करते हैं। और जो उनका निर्णय होता है कि किस सदस्य को निर्योग्य घोषित करना है, यह निर्णय उनका अंतिम होता है। क्या इस पे न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है? क्या इसकी न्यायिक जांच हो सकती है? तो अगर 1992 यानी कि किहोतो होलोहन केस के पहले की मैं आपको बात बताऊं, तो उस समय उनकी न्यायिक पुनर्विलोकन जांच नहीं हो सकती थी। परंतु 1992 में ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, इनके निर्णय की जांच हो सकती है। तो अभी अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या दल बदल अधिनियम में जो निर्णय अध्यक्ष या सभापति लेते हैं उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। अब जानेंगे थोड़ा दल बदल अधिनियम के बारे में। देखो, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो 1960 के दशक में क्या था ना कि बहुत जगह जो कांग्रेस थी उसकी सरकार को हार झेलनी पड़ी। पहले ऐसा बोला जाता था कि आप बंगाल से और कन्याकुमारी तक कहीं पर भी आ रहे हैं तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर कांग्रेस की सरकार आपको ना मिले। कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस की सरकार जरूर मिल जाएगी। परंतु 1960 के दशक में ऐसा हुआ कि कांग्रेस की सरकार बहुत सारे राज्यों में हारने लग गई। तो जब वहां पर जो भी कांग्रेस के एमएलए या विधायक जिनको कहते हैं वो रहे, वो क्या करने लगे, वो स्वेच्छा से दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करने लगे। तो कांग्रेस की संख्या में और ज्यादा कमी आने लग गई। जब उसकी संख्या में और ज्यादा कमी आने लग गई तो ऐसा एक उदाहरण देखा गया। हरियाणा के एक विधायक थे, उनका नाम था गया लाल। तो ये जो विधायक थे, इन्होंने क्या करा, एक दिन में कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टी में गए। फिर दूसरे दिन वो कांग्रेस में आ गए। फिर इन्होंने कांग्रेस छोड़ी। तो ऐसा कहा जाता है 15 दिनों के अंतर्गत इन्होंने बहुत बार कांग्रेस से गए और कांग्रेस में वापस आ गए। इस वजह से ये नारा बड़ा प्रचलित हो गया था, आया राम गया राम। गया जो थे वो यही गया लाल के बारे में संबोधित किया जाता है। तो थोड़ा सा कॉमेडी चलने लग गई थी 1960 में कि आया राम गया राम, ऐसी स्थिति आ गई थी। रातों रात कोई भी व्यक्ति दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता था और फिर सुबह होते ही अपनी पार्टी में वापस आ जाता था। तो इस तरीके का जो ये राजनीतिक उथल पुथल भारत की राजनीतिक संरचना में चल रहा था, इसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष बनाए गए वाईबी चौहान। तो ये जो वाईबी चौहान थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए। परंतु उस समय कांग्रेस की इतनी ज्यादा संख्या संसद में थी नहीं कि ऐसे किसी नियम को ये लोग पारित करा पाते। तो कोशिश 1960 से ही होने लग गई थी कि ऐसा कोई नियम बनाया जाए कि जिस तरीके से एक विधायक जो है वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे तो बहुत ज्यादा राजनीतिक संरचना में उथल पुथल पैदा हो सकती है। तो इसको कैसे दूर करा जाए। तो जब वाईबी चौहान समिति ने इसको बताया कि दल बदल अधिनियम हमको बनाना पड़ेगा, परंतु कांग्रेस की संख्या ना होने के कारण यह अधिनियम कभी संसद में पास नहीं हो पाया। अब बात आती है 1985 की, 1985 में, जब यहां पे कांग्रेस बहुमत में आएगी। यहां पर ये क्या करेंगे, 92वां संविधान संशोधन लाएंगे 1985। इसी को बोला जाता है दल बदल अधिनियम, दल बदल कानून के नाम से भी जानते हैं। ये कानून पास होगा और 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी जाएगी। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य जो है वो निर्योग्य घोषित हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। कब? जब वो इस टाइप के कार्य करेगा। कौन कौन से कार्य? अगर कोई निर्वाचित सदस्य है, स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है। भाई, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, आप जिस क्षेत्र से, मान लिया ये क्षेत्र एक्स है, यहां से आप खड़े थे किसी पॉलिटिकल पार्टी वाई के थ्रू। अब लोगों ने तो आपको इस यही सोच के वोट दिया ना कि आप वाई पार्टी से बिलोंग करते हो, आपकी विचारधारा जो है लोगों की विचारधारा से मिलने लगी। परंतु आपने देखा कि भाई उस राज्य में तो ये पार्टी जीत गई, परंतु केंद्र में कोई जेड पार्टी थी, उसका आधिपत्य था। तो आपने लालच के लिए क्या करा, एक्स पार्टी को छोड़ के जेड पार्टी को ज्वाइन कर लिया, अपने इंटरेस्ट के थ्रू, अपने हित के थ्रू। तो आपने उस क्षेत्र के लोगों के वोट के साथ धोखा किया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई भी विधानमंडल है, तो वहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना एक निर्देश निकालती है, अपना एक ऑर्डर निकालती है, और जाहिर सी बात है उस ऑर्डर को सभी उनके सारे सदस्यों को मानना होता है, जिसको हम लोग व्हिप के नाम से जानते हैं। तो अगर इस व्हिप का कोई उल्लंघन करता है तो वो भी अयोग्यता का शिकार हो जाएगा। जो भी निर्दलीय हैं,
अब मान लीजिए कोई निर्दलीय व्यक्ति है, वो कहीं से चुनाव लड़ता है, तो लोग उसको यही सोच के वोट देते हैं कि भाई ये किसी दल का है नहीं, इसकी विचारधारा जो है, इसका जो इसने घोषणाएं करी हैं, हम उनसे बहुत सहमत हैं, हम इसको वोट देंगे। पुरानी जो सरकारें थी या पुरानी जो पार्टियां थी, उनसे हमारा विश्वास गया है उठ। परंतु ये सदस्य क्या करता है, निर्वाचित होते ही कोई राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ये भी जनता के साथ एक छलावा कर रहा है, तो इसको भी अयोग्यता का मानक माना गया। अब कोई मनोनीत सदस्य है, जिसको राष्ट्रपति या राज्यपाल मनोनीत करते हैं, अब वो सदस्य क्या करता है, उसको 6 महीने का समय दिया जाता है कि भाई आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो अपने स्वेच्छा से, परंतु वो ऐसा नहीं करता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो ये 4 जो मैंने आपको मानक बताए हैं, ये अयोग्यता निर्धारित करते हैं किसके अंतर्गत, दल बदल अधिनियम के अंतर्गत। बहुत ही सिंपल हैं ये 4, इनको 4 को याद रखिएगा। अब इनसे संबंधित कोई भी वाद विवाद होता है, कोई भी अयोग्यता का निर्धारण करना है कि भाई ये योग्य है कि नहीं है, ये अयोग्य है, इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय करते हैं हमारे लोकसभा में जो हमारे अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में जो हमारे सभापति हैं। और जो इनका निर्णय होता है वो एकदम अंतिम होता है, लास्ट होता है, इसकी न्यायिक पुनर्विलोकन भी नहीं हो सकता। मैं बात बता रहा हूं 1985 के दौरान की। इतनी चीज समझ में आई सभी लोगों को? यदि आपको इतनी चीज समझ में आ गई है तो चलिए यहां पर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये जो अयोग्यता का आधार मैंने लिखा हुआ है, इनके अलावा अगर किसी और कारण से किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित करा जाता है, तो उसका निर्णय कौन करता है और किसकी राय पर करता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसका निर्णय कौन करता है और किसकी राय पर करता है, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जितने भी लोग कमेंट करते हैं उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, वो और लोगों को भी ज्ञान अर्जन करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब देखिए, तो न्यायिक पुनर्विलोकन में ये शक्ति शामिल नहीं थी, तो अब यहां पर आएगा कियोतो होलोहन मामला। इसने ये बोला कि भाई ये जो प्रावधान आपने जोड़ दिया है ना कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, ये निर्णय लेते हैं और हम उनकी जांच नहीं कर सकते, तो ये कैसा है, ये असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप न्यायपालिका की जो शक्ति है उस पे अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हो, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय पे अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हो, हमारे अधिकार क्षेत्र को सीमित करने की कोशिश कर रहे हो। जब भी कोई विधि बनाई जाती है, ठीक है, तो आर्टिकल 13 का उदाहरण आप यहां पे ले सकते हैं। जो आर्टिकल 13 है वो विधि की परिभाषा बताता है, तो आर्टिकल 13 ही न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वो न्यायिक पुनर्विलोकन है। और जो न्यायिक पुनर्विलोकन है ये संविधान का मौलिक ढांचा भी है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, मूल ढांचा। तो यदि हम यही नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान के मौलिक ढांचे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका मतलब है विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता। तभी कियोतो मामले में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि जो भी अध्यक्ष का निर्णय होगा, जो भी सभापति का निर्णय होगा, वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अधीन होगा। अर्थात वहां पर न्यायपालिका इस चीज की जांच कर सकती है कि ये जो निर्णय अध्यक्ष या सभापति ने लिया है कि इस सदस्य को अयोग्य घोषित करा जाएगा, वो उसके पीछे का जो कारण है वो कारण कहीं स्वार्थ से संबंधित तो नहीं है। चूंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो भाई लोकसभा अपने में से ही उनको अध्यक्ष चुनती है। अब लोकसभा में जिसका बहुमत होगा वही अपना अध्यक्ष चुनेगा, तो कहीं वो अपनी पार्टी के हित में तो काम नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी के स्वार्थ में तो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से कियोतो में इस निर्णय को पूरी तरीके से पलट दिया गया। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया अभी कि 10वीं अनुसूची यहां पर जोड़ी गई, ठीक है, तो 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 6 जो है उसमें यह लिखा हुआ था कि दल बदल के आधार पर जो भी अयोग्यता होगी उसका निर्णय सभापति या अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा तथ्यात्मक था, उसको याद रखिएगा। यहां पर कियोतो में एक और निर्णय यह बोला गया कि भाई जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, एक ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से प्रत्येक न्यायाधिकरण की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो होती है वो न्यायपालिका के पास होती है, इसी तरीके से ये भी शक्ति न्यायपालिका के पास होनी चाहिए। अब देखिए, यहां पर केवल इन्होंने इस चीज पे नहीं, इस वाद पे ये निर्णय नहीं दिया, इन्होंने ये भी बताया कि जो अध्यक्ष और सभापति होते हैं इनका पद कितना महत्वपूर्ण होता है ना। अब चूंकि आपने पता होगा, आपने संसद चैप्टर जब पढ़ा होगा, सदन के विशेषाधिकार होते हैं, ये क्या होते हैं, ये उनके संरक्षक होते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में भी बोला जाता है कि भाई वो क्या है, वो लोकसभा के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उन सबके मुखिया के तौर पर जाने जाते हैं, या बात करी जाए गार्जियन के तौर पर जाने जाते हैं, अभिभावक के तौर पर उनको जाना जाता है। मुख्य प्रवक्ता वही होते हैं, जो भी संसदीय मामले होते हैं उसका निर्णय भी
उनका जो निर्णय होता है वो भी अंतिम होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो केवल पीठासीन अधिकारी नहीं है और उससे भी अधिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उनके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। वो एक सम्मान प्राप्त एक उच्च प्रतिष्ठा वाला पद होता है। तो ये कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। तो वो जो भी निर्णय करते हैं उनके निर्णय की शक्ति जो होती है वो बहुत असीम होती है। वो कोई साधारण शक्ति नहीं होती है। परंतु ये जो शक्ति है इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसका दुरुपयोग केवल अपने पार्टी के हित में नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा बात यहां पर ये बोली गई। दूसरा, इनको ये भी बोला गया कि भाई जो अध्यक्ष का कार्यकाल है, अब चूंकि अध्यक्ष जो है उनका कार्यकाल सामान्यतः वही होता है, जब तक लोकसभा अपने कार्यकाल में रहेगी तब तक उनका भी कार्यकाल रहता है। और उनको अगर हटाने की बात आती है तो भी लोकसभा अपने तत्कालीन बहुमत से हटा सकती है। तो यानी उनका जो पद है वो स्थायी तो है नहीं, उनको लोकसभा जब चाहे तब हटा सकती है अपने तत्कालीन बहुमत से। तो इस वजह से हो सकता है, इस डर की वजह से या इस भय में वो जो निर्णय अपना लें अयोग्यता को लेकर, वो हो सकता है अपनी पार्टी के हित में ले लें। तो ये सारी चीजों को लोकसभा अध्यक्ष को ध्यान रखना चाहिए। यहां पर देखिए दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दल बदल अधिनियम था, वैसे तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं जिन कमियों के ऊपर कभी और हम लोग चर्चा करेंगे, परंतु यहां पर जैसे दो कमियां मैंने आपको बताई कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपनी पार्टी के स्वार्थ के हित में भी काम कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर दो केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जिनके बारे में यहां पर चर्चा करने वाला है। एक आया था कीशम मेघचंद्र वाद, 2020 में बहुत लेटेस्ट केस आया था। इसमें भाई ये बताया गया, कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, इस दल बदल अधिनियम का जब निर्णय लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लंबा लगा देते हैं। ठीक है, ताकि क्या करेंगे, वो उसको अयोग्यता उसकी घोषित नहीं करते हैं, वो संसद का सदस्य बना रहता है। जितने बिल आते हैं उसमें वोटिंग होती है तो वोटिंग की संख्या कम ना हो जाए, इस वजह से वो उस पर निर्णय लेते ही नहीं है, वो पेंडिंग पड़ा रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कीशम मेघचंद्र सिंह वाद में कि भाई जो पीठासीन अधिकारी हैं, ठीक है, दल बदल के जो फैसले लेते हैं उसको बहुत तेजी से इनको लेना चाहिए। 3 महीने का एक ऐसा कार्यकाल बताया गया कि भाई 3 महीने के अंदर आप इस पे फैसला सुनाइए, इसको ज्यादा दिनों तक लंबा मत रखिए। दूसरा, इन्होंने यहां पर यह बोला कि भाई एक समिति का गठन करना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दल बदल अधिनियम का। उस समिति में कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये रिटायर्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बनी हुई एक समिति होनी चाहिए, एक न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिए जो इतने महत्वपूर्ण कार्य पर निर्णय ले सके। तो यहां पर ये दो प्रावधान जो थे बताए गए। रवि एस नायक वाद में भी ना एक मुद्दा ये आया था कि यहां पर भाई अगर कोई संसद सदस्य रिजाइन करता है तो वो अपने स्वेच्छा से रिजाइन कर रहा है। यहां पे वर्ड याद रखिएगा, स्वेच्छा, जिसको बोलते हैं फ्री विल। वो अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना चाहता है, वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो इस्तीफा ही दे रहा है। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो इस इस्तीफे को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ऐसा ना हो कि इसके इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लें और संसद में, लोकसभा में जो ये पार्टी है इसके जो संख्या है उसमें कमी आ जाए, या सरकार गिर जाए, या कोई बिल ला रहे हैं तो उसमें बहुमत से पास नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस वजह से वो इस रिजाइन को, वो इस इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये भी गलत है। यदि कोई भी संसद सदस्य होता है वो स्वेच्छा से, फ्री विल से अगर अपना इस्तीफा देता है तो लोकसभा अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि उसको इस्तीफे को एक्सेप्ट करें। तो ये था आज का बड़ी खबर का चर्चा का विषय। मैं आशा करता हूं आज का विषय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बड़ी खबर के अगले सत्र में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।